Alright, Ji. In this paragraph, the topic is conquering Earth's space junk problem, and mainly we'll be focusing on the summary questions. How to deal with the summary questions. समरी पे जाने से पहले एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, ठीक है? जनरल नॉलेज की बात है। कुछ दिन पहले हमने आई थिंक 2 या 3 वीक्स पहले आपको टेस्ट में एक क्वेश्चन दिया था जो स्पेस जंक से रिलेटेड था, सैटेलाइट से रिलेटेड क्वेश्चन हमने दिया था। ये उसी पे टॉपिक है, सेम। अब अगर आपने ये टॉपिक पढ़ लिया है ना, और अब आप एक ऐसे लिखें, इसके में एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस एग्री या डिसएग्री कुछ भी लिखवा लें, आपके पास कंटेंट अवेलेबल होगा, क्योंकि इसमें वही बातें लिखी हुई हैं। आइट्स के रीडिंग आर्टिकल्स पढ़ने का ये फायदा है कि वो ऑल्टरनेटिवली आपको ऐसे में बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। इसलिए कल अगर आपको याद हो, कल आके मैंने एक आपसे प्रैक्टिस करवाई थी कि यार सिर्फ पढ़ा करें, हर वक्त पेपर को सॉल्व नहीं करना। सेक ऑफ नॉलेज के लिए पढ़ने आपको दो फायदे होंगे। एक तो आपकी रीडिंग स्पीड डेवलप हो रही है, आप रिदम पे काम कर रहे हैं, रीडिंग में तो फायदा हो ही रहा है। एट द सेम टाइम आप अगर उसको एज अ नॉलेज के लिए पढ़ रहे हैं, तो आपको राइटिंग में और स्पीकिंग में बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाली है, क्योंकि जो टॉपिक्स वो आपको रीडिंग में दे रहे हैं उसी से मिलते जुलते टॉपिक्स वो आपको राइटिंग टास्क में दे देते हैं। गुड। सो ये तो एक एक्स्ट्रा बात कर लिया हमने। अब आ जाते हैं हम समरी के ऊपर। समरी के जो क्वेश्चन है ये खास क्वेश्चन हैं, और समरी क्वेश्चंस का थोड़ा सा स्लाइट डिफरेंस है जो आपके कॉमन फिलिंग द ब्लैंक्स आते हैं। अब कॉमन फिलिंग द ब्लैंक्स कौन से हैं, हम इसी पैसेज से एक रेफरेंस ले लेते हैं। अगर मैं इसी टेस्ट के पैसेज 2 पे जाऊं, आपके ये भी फिलिंग द ब्लैंक्स हैं, मगर इस पे बड़ा क्लियरली मेंशन्ड है कि कंप्लीट द सेंटेंस बिलो। इसका मतलब है कि अगर ये भी ब्लैंक्स हैं और जो अभी हम करने लगे हैं उस पे भी हम ब्लैंक्स ही करने लगे हैं, तो समरी में और सेंटेंस में फर्क क्या है? तो आइल्स में आपके 3 तरह के फिलिंग द ब्लैंक्स आते हैं बेसिक। एक होता है नोट कंप्लीशन, उसका भी ऐसी नजर आता है आपको लाइक प्रेजेंटेशन। एक होता है सेंटेंस कंप्लीशन, उसकी भी ऐसी प्रेजेंटेशन है। एक समरी कंप्लीशन है। सेंटेंस कंप्लीशन और नोट कंप्लीशन ऑलमोस्ट सेम है। उसमें हर क्वेश्चन जो है वो इंडिपेंडेंट तो है, बट वो आमतौर पे हो सकता है ये पैराग्राफ ए में हो, ये आंसर पैराग्राफ बी में हो, ये सी में हो, ये हो सकता है पैराग्राफ ई में हो, और ये हो सकता है आगे पैराग्राफ जी में आंसर हो। आंसर हमेशा सिक्वेंशियल ऑर्डर में होते हैं, मगर कंसेक्यूटिव पैराग्राफ्स में भी हो सकती हैं और जंप भी हो सकता है। किसमें? सेंटेंस कंप्लीशन में और नोट कंप्लीशन में। इसी जब भी आप ये वाले सवाल कर रहे हैं, आपने ज़हन में ये रखने का, अगर आपको कंसेक्यूटिव आंसर्स मिल रहे हैं तो शर्त नहीं कि अगले भी कंसेक्यूटिव होंगे। हाँ, ये भी हो सकता है कि कोई दो आंसर एक ही पैराग्राफ में आ जाए। फॉर एग्जाम्पल पॉसिबल है कि हमें क्वेश्चन नंबर 24 और 25 दोनों सी में मिल गया, ये भी पॉसिबल है, कोई फर्क नहीं पड़ता। सो दिस हैपेंस इन दीज टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। अब अगर मैं बात करूं समरी की, तो समरी में स्लाइटली चीजें कुछ चेंज है अप्रोच की, प्रेजेंटेशन सेम नजर आती है। अगर मैं यहाँ पे समरी का वर्ड निकाल दूं तो आपको लगेगा वो यार ये तो ब्लैंक्स ही है। पहला डिफरेंस क्या है इसके अंदर? जब भी समरी आती है ना, तो वो आपको पैराग्राफ बना के देता है ब्लैंक्स। अभी जो मैंने दिखाया था उसमें एक एक सेंटेंस आ रहा है। पहला डिफरेंस प्रेजेंटेशन का। दूसरा, समरी में जब भी आंसर होते हैं या तो ये सिंगल पैराग्राफ में आंसर होते हैं, वन पैराग्राफ उसको लिखे लेते हैं। पॉसिबल है, पॉसिबल ऑल आंसर्स इन वन पैराग्राफ, मगर ये 100% नहीं होता, ठीक है? और अगर एक में नहीं है तो इफ नॉट इन वन पैराग्राफ देन it must be in consecutive paragraphs. Consecutive की क्या स्पेलिंग है? CONSECUTIV। तो ये समरी की शर्त है। अब समरी में और सेंटेंस के नोट्स में क्या फर्क हो गया? आंसर सीक्वेंस में आएंगे, फॉरवर्ड सीक्वेंस,
समरी में एक ही पैराग्राफ में आंसर है सारे, या कंसेक्यूटिव पैराग्राफ्स है? कंसेक्यूटिव पैराग्राफ्स दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकता है, दैट डिपेंड्स, अगर बड़ी समरी आ गई है तो। मगर सेंटेंस कंप्लीशन और नोट कंप्लीशन के अंदर सारे आंसर्स एक पैराग्राफ में कभी भी नहीं होंगे, वो दो तीन चार पैराग्राफ में होंगे, और उसमें जंप भी आ सकते, इसमें जंप नहीं आता। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द समरी एंड द सेंटेंस कंप्लीशन। इसीलिए समरी थोड़ी ज्यादा पैराफ्रेज्ड होती है, ये थोड़ी सी डिफिकल्ट लेवल पे होती है, क्योंकि आंसर सब एक ही जगह पे डालो। इसीलिए इसकी जो प्रेजेंटेशन है वो भी पैराग्राफ फॉर्म में आती है, ये भी एक पैराग्राफ है और ये भी एक पैराग्राफ है। आमतौर पे एक जनरल सेंस है, जब समरी इस तरह से है कि एक पैराग्राफ बना हुआ है, उसके साथ एक और पैराग्राफ बना है, उसमें गैप है, तो ये एक निशानदेही होती है कि ये दो पैराग्राफ में होगी, एक में नहीं होगी। ठीक है। इसके अलावा आपके पास एक और भी तरीकाकार है। अगर आप सिर्फ पैराग्राफ्स पे ग्लैंस करें तो कुछ पैराग्राफ्स की लेंथ बहुत छोटी होती है और कुछ की बड़ी होती है। जैसे अभी एफ पैराग्राफ काफी अच्छा खासा लंबा है, कंपैरेटिवली पैराग्राफ ई छोटा है। तो अगर मेरे पास समरी में चार सवाल आ गए हैं, पांच आ गए हैं, तो बहुत लेस लाइकली कि चारों सवाल इसी पैराग्राफ में हो। हाँ, ये हाई प्रोबेबिलिटी के चार पांच सवाल इसमें हो सकते हैं, क्योंकि बड़ा पैराग्राफ। सेंस नजर आ रही है? तो अगर आपके सारे पैराग्राफ छोटे छोटे हैं और समरी में पांच छह सवाल आ गए हैं, तो एक अंडरस्टूड सी बात है, ये दो तीन पैराग्राफ पे जाएगी। और अगर आपके हैं ही बड़े बड़े पैराग्राफ, सिर्फ तीन या चार पैराग्राफ सारे बड़े बड़े और चार पांच सवाल आ गए, देन देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी दैट समरी कुड फॉल इन वन पैराग्राफ। गुड, ठीक हो गया जी। समरी को लगा हुआ टाइटल। टाइटल सेज जी द इंटर एजेंसी स्पेस डेब्रिज कोऑर्डिनेशन कमिटी। हमने पैराग्राफ पैसेज अभी पढ़ा नहीं है, आपको मैं 1 मिनट दे रहा हूं, मुझे सिर्फ बताएं कि ये वाली लाइन स्किम करनी है आपने, कहीं पे मैच हो रही है, ढूंढना है इसको कहाँ पे आई है, वो मुझे ढूंढ के बताएं कहाँ पे। हाँ जी, मिल गई। कहाँ पे है जी? सी में है, परफेक्ट हो गया। अब आपको ट्रिक देने लगा। लेट्स सपोज आप ये पैसेज ओपन करते हैं, इसमें पहले मैचिंग सवाल आ गए हैं, समरी है, समरी के बाद फिर मैचिंग क्वेश्चंस है, और आपकी जो स्ट्रेंथ है वो ब्लैंक्स के ऊपर है। आप चाहते हैं मैं ब्लैंक्स पहले करूं, तो इसको हम ढूंढ लेते हैं कि ये है कहाँ पे, मगर जहां पे आपको मिलेगी पैराग्राफ पूरा पढ़ना। दैट्स द टेक्निक। हम स्किम को सिर्फ इतने ही हद तक यूज करेंगे कि हमें पैराग्राफ की निशानदेही दे दें, चाहे ये वर्ड पैराग्राफ के दरमियान में आ रहा है, चाहे ये वर्ड पैराग्राफ के एंड में आ रहा है, हमने वो पैराग्राफ पूरा पढ़ना है। दैट्स व्हाट वी गोइंग टू डू। आपने कहा जी सर जी सी में है, सी में कहाँ पे जाके इसका रेफरेंस है, किस लाइन में? परफेक्ट हो गया। अगर आप पैराग्राफ सी को पढ़ते हैं तो पैराग्राफ सी में फोर्थ लाइन में जाके पहली दफा उन्होंने ये वर्ड यूज किया और उन्होंने इसको कैपिटल कर दिया, क्योंकि ये कमिटी है, नाम में लिखा हुआ उसका। अब हम क्या करेंगे, हम पैराग्राफ सी से पढ़ना शुरू कर देंगे। यहाँ तो आंसर सी में ही होंगे, और अगर सी में नहीं है तो साथ डी जुड़ा होगा। सी ऑलरेडी काफी लंबा है, मगर डी भी हो सकता है साथ। ठीक है। तो देर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि इन दोनों पैराग्राफ से हमारे आंसर होंगे। मगर पढ़ने से पहले जो स्टेप नंबर वन है समरी का, वो वही है जो अभी हमने पहले किया था। और पहले क्या किया था हमने, कि हमने क्वेश्चंस को मार्क किया। आपने ये पूरे क्वेश्चंस पढ़ने हैं, इसके कीवर्ड बनाने हैं, कीवर्ड बनाने के बाद आपने पैराग्राफ पे जाना है। कीवर्ड हम मिलके बना लेते हैं, पैराग्राफ आप पढ़ेंगे और आंसर आप निकालेंगे। कीवर्ड मैं आपके साथ बनाता हूँ। इट्स द कमिटी गिव्स एडवाइस, और मैं जैसे कीवर्ड बनाऊंगा काइंडली इसको फॉलो करना है, क्योंकि कीवर्ड बनाने की एक प्रॉपर टेक्निक है, सिर्फ लाइनें नहीं लगानी होती और फ्रेज में कीवर्ड बनाना है। द कमिटी गिव्स एडवाइस। अब कमिटी का जब भी वर्ड आएगा, हम इस कमिटी की बात कर रहे हैं, ये इसका नाम है पूरा। गिव्स एडवाइस किस पे दे रही है? ऑन हाउ डी। अब आपने सारे वर्ड्स मार्क करने हैं, मगर चंक्स में करना है। कीवर्ड का मतलब ये नहीं होता कि एक एक वर्ड निकालें, कीवर्ड का मतलब होता है फ्रेज बनाएं। कमिटी एडवाइस दे रही है हाउ दी। जब भी हाउ का वर्ड आएगा तो कोई ना कोई स्टेप या कोई ना कोई एक्शन आना चाहिए उसके अंदर, कि कैसे करना है। हाउ मीन्स कैसे। हाउ दी डैश ऑफ स्पेस। ठीक है जी। ब्लैंक से पहले आ गया हमारा ऑन हाउ दी, ब्लैंक के बाद आ गया ऑफ स्पेस। स्पेस के अंदर कोई ना कोई काम करना है, वो कैसे करना है, उसे होगा क्या? कैन बी अचीव्ड।
तो कमिटी ने इस पे कोई एडवाइस दी है, आपने ये करना है स्पेस के अंदर, जो कि अचीव हो सकता है। अगली लाइन, द कमिटी एडवाइजेस, फिर वही आ गया क्या, दैट व्हेन सैटेलाइट्स आर नो लॉन्गर एक्टिव। अब इसमें व्हेन का वर्ड है, मींस कि अगर आपने सैटेलाइट लॉन्च की है और अब वो काम की नहीं रही है, व्हेन सैटेलाइट्स आर नो लॉन्गर एक्टिव, एनी अनयूज्ड डैश और pressurized material that could cause dash should be removed। ये अब अच्छी खासी लंबी लाइन और दो ब्लैंक्स हैं। पैराग्राफ के अंदर ये कुछ 4-5 लाइंस कवर करेंगी, इसमें दो बातें लिखी हुई हैं। कमिटी एडवाइस कर रही है दो चीजों पे, कि अगर कोई भी सैटेलाइट काम की नहीं रही है या वो प्रेशराइज्ड मटेरियल है। अब और के बाद प्रेशराइज्ड मटेरियल है, इसका मतलब कि प्रेशराइज्ड मटेरियल से पहले आपका आंसर है अनयूज्ड के साथ एक है और प्रेशराइज्ड मटेरियल के साथ एक है। अनयूज्ड है तो फिर क्या करना है, और या प्रेशराइज्ड मटेरियल है तो फिर क्या करना है, दैट कुड कॉज डैश शुड बी रिमूव्ड। क्योंकि अनयूज्ड से भी कुछ हो सकता है और प्रेशराइज्ड मटेरियल से भी कुछ हो सकता है, इसलिए वो रिमूव करने जरूरी है। एडवाइस ये है। अभी आपकी दोनों एडवाइस पे टिके हुए हैं। इसका मतलब जब आप पैराग्राफ पढ़ेंगे आपका मेन फोकस होगा यार कमिटी तो बन गई है, कमिटी का रोल क्या है, रोल अपनी जगह पे है, मगर वो एडवाइस दे किस चीज पे रही है, वो दोनों आंसर्स यहाँ पे फिट होंगे, तीनों बल्कि 32, 33, 34। अब आ जाते अगले कीवर्ड पे, ऑल दो। ऑल दो का वर्ड जब भी आता है तो हम कंपेयर करने लगेंगे। ऑल दो ऑपरेटर्स ऑफ लार्ज सैटेलाइट कॉन्स्टिलेशंस एक्सेप्ट, जो भी सैटेलाइट्स को ऑपरेट करते हैं, कॉन्स्टलेशन मींस के सैटेलाइट्स का जो ग्रुप उन्होंने ऊपर भेजा होता है और जो उसके ऑपरेटर हैं, वो इस बात को मानते हैं क्या, दैट दे हैव ऑब्लिगेशंस एज स्टीवर्ड्स ऑफ स्पेस। ऑब्लिगेशन का मतलब होता है कि ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये उनकी जिम्मेदारी में शामिल है। और स्टीवर्ड का मतलब होता है जो किसी चीज की डायरेक्शन या उसकी देखभाल कर रहा होता है। अब ये स्टीवर्ड्स ऑफ स्पेस का मतलब है कि अगर मैंने सैटेलाइट स्पेस में भेजी है तो उसकी जिम्मेदारी मेरी है, ये सेंस है इसकी। हॉलगर ट्रैक पॉइंट्स आउट, हमारे पास नाम आ गया, ये कुछ इशारा कर रहे हैं किसी तरफ क्या, that the operators that become dash are unlikely to prioritize removing this satellite from space। अब पूरे पैरा 3 लाइनें बना दी हैं, ब्लैंक उसने एक दी है। इसका मतलब है कि इसमें अगेन वो 5-6 लाइनें कवर करने वाले, जिसके अंदर एक्चुअली ऑपरेटर्स का एक पॉइंट ऑफ व्यू है और उसका कॉन्ट्राडिक्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू मिस्टर हॉलगर ने देना है। आपका फोकस कॉन्ट्राडिक्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू पे होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने अनलाइकली का कर दिया। तब आपको सेंस बनेगी इसकी कि यार यहाँ पे ऐसा कौन सा काम है जो मिस्टर हॉगलर ने पॉइंट आउट किया है जिसकी वजह से ऑपरेटर्स की प्रायोरिटी खत्म हो जाएगी। फिर वो कहेंगे यार भेज दिया, हम क्या करें। गुड। अब हम करेंगे क्या, हम पैराग्राफ सी से पढ़ना शुरू करेंगे। टाइम आपको मैं खुला दे रहा हूँ, अभी बाउंडिंग नहीं करूंगा। आपने इसको सॉर्ट आउट करना है चारों आंसर्स को, और आंसर सीक्वेंस में आना है। कीवर्ड्स पे फोकस रखें, दो एडवाइसेस पे हैं, एक अनयूज्ड के साथ है, एक प्रेशरिस्ट के साथ है, और एक कॉन्ट्रडिक्शन के साथ है। Alright, जी. Start working. When you are done, let me know. Then we'll have a discussion on the answers. Alright, जी. पहले आंसर्स पे बात कर लेते हैं, फिर हम कीवर्ड्स पे चलेंगे। 32 का आंसर क्या है? सस्टेनेबिलिटी। मैंने यहाँ पे टाइप करता जाता हूँ साथ साथ, स्पेल करते जाए। SUSTAINABILITY, सस्टेनेबिलिटी करेक्ट आंसर है जी, दैट्स 32। 33 का क्या आंसर है? फ्यूल, परफेक्ट। 34, एक्सप्लोजन्स। And 35, bankrupt. Alright, और क्या ये सारे आंसर एक ही पैराग्राफ में कि मल्टीपल पैराग्राफ्स में? एक ही पैराग्राफ में मिल गए।
गुड। ऑल द आंसर्स आर इन जस्ट वन पैराग्राफ। परफेक्ट हो गया। सिर्फ अब कीवर्ड मैचिंग करनी, हमारी गेम ओके हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 32 के लिए उसने क्या है जी, द कमिटी एडवाइजेस, कुछ ऐसा वो एडवाइस करें ऑन हाउ द डैश ऑफ स्पेस कैन बी अचीव्ड। ठीक है जी, इसके जरा कीवर्ड मार्क करते हैं। अली आप बताएं कैसे कीवर्ड मार्क किए हैं इसके। तो ये सी पैराग्राफ के अंदर international groups such as International Agency Space Studies Coordination Committee have developed guidelines on space sustainability. परफेक्ट हो गया, लाइन यही है। अब इसको मैं ऐसे ही रखता हूँ, आपने अपनी बुक से ना इसको सुनना गौर से, ठीक है, ताकि हम इसके कीवर्ड्स मार्क कर लें। आपका लिखा हुआ है द कमिटी गिव्स एडवाइस, ठीक है। कमिटी का वर्ड तो पूरा लिखा हुआ है हैव डेवलप्ड, ठीक है। डेवलप यहाँ पे मैच हो गया, और जो एडवाइस है ना, और ऑन हाउ द, ये एक्चुअली क्योंकि पैराफ्रेज्ड है तो हैव डेवलप्ड गाइडलाइंस, ये जो तीनों वर्ड्स हैं हैव डेवलप्ड गाइडलाइंस, क्वेश्चन के अंदर एडवाइस ऑन हाउ दी के साथ मैच होते हैं जाके। गाइडलाइंस का मतलब ही एक्चुअली यहाँ पे हाउ की रिप्रेजेंटेशन पे है कि करना कैसे है। हाउ मीन्स कैसे, गाइडलाइंस मीन्स कि एक उन्होंने आपको स्टेप्स या रूल्स बता दें कि कैसे करना है। यहाँ पे ऑन स्पेस लिखा हुआ है क्योंकि सेंटेंस का स्ट्रक्चर ऐसा है। तो समरी में उसको क्योंकि थोड़ा सा रीअरेंज किया है तो उसने सस्टेनेबिलिटी का वर्ड पहले लेके आना, तो इसलिए ऑफ स्पेस कर दिया। ये जाके उसने मैच किया है तो आ गया। अब जो ब्लैंक के बाद है ना हमारा कैन बी अचीव्ड, ये अगेन डेवलप्ड के साथ ही कवर है। तो दिस इज व्हाट द पैराफ्रेजिंग इज, कि ये जो हैव डेवलप्ड गाइडलाइंस है, ये उन्होंने इस तरीके से डेवलप किया है कि ये कैन बी अचीव्ड को भी कवर कर रहा है, ये एडवाइस ऑन हाउ को भी कवर कर रहा है। बीच में आपका सिर्फ सस्टेनेबिलिटी बचता है। स्पेस का वर्ड उन्होंने डाल दिया है, कमिटी उन्होंने डाल दिया है, बीच में सिर्फ सस्टेनेबिलिटी का एक वर्ड बच गया। नाउ दिस इज व्हाट द पैराफ्रेजिंग इज। पैराफ्रेजिंग का मतलब है कि आपकी सेंस सेम रहनी चाहिए, वर्ड्स आपके कम ज्यादा हो सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहां से आपकी एक बड़ी एक्सट्रीम और अच्छे लेवल की पैराफ्रेजिंग की तैयारी होती है और वोकैब डेवलप होती है। सस्टेनेबिलिटी का वर्ड यहां से निकला, परफेक्ट हो गया। अगला जी, अगले कीवर्ड पे चलते हैं। अब कमेटी ने एक और एडवाइस भी की थी हमें, पहले कीवर्ड मार्क करते हैं फिर आगे चलेंगे। द कमिटी एडवाइजेस कि जब सैटेलाइट्स यूज में नहीं है, ठीक है, एक्टिव नहीं है, तो फिर अनयूज्ड डैश और प्रेशराइज्ड मटेरियल कुड कॉज एक्सप्लोजन शुड बी रिमूव, फिर होगा आपने उनको रिमूव कर देना। अब हम इसके कीवर्ड्स जाके मैच करते हैं। हमारा आपने आंसर निकाला ये वाला, आप कीवर्ड इसके मैच करो। हम्म, ठीक है, मैं इसको जरा ऊंचा से बोल, आपने बिल्कुल सही निकाला। अब उनकी दूसरी एडवाइस क्या थी, ठीक है, क्योंकि अब एक गाइडलाइंस का वर्ड आ गया हुआ है, अभी इसको कंटिन्यू कर रहे हैं, ये एडवाइस यहीं से निकला है। दोज इंक्लूड, अब करना कैसे है, सस्टेनेबिलिटी को बनाना कैसे है, आगे गाइडलाइंस एक्सप्लेन्ड है। इन एक्टिवेटिंग सैटेलाइट्स मीन्स कि जो सैटेलाइट्स अब नो लॉन्गर एक्टिव हैं, एट द एंड ऑफ देयर यूजफुल लाइफ, वेंटिंग, वेंटिंग का मतलब होता है रिमूव करना। अब जो आपके समरी के अंदर स्टेटमेंट के अंदर है ना, शुड बी रिमूव, ये वेंटिंग उस वर्ड के लिए यूज किया उन्होंने। किसको निकालना है आपने, प्रेशराइज्ड मटेरियल्स को एक तो आपने निकाल देना है, और जो आपका लेफ्ट ओवर फ्यूल है। अब दो बातें आनी थी, प्रेशराइज्ड मटेरियल तो हमारे स्टेटमेंट में लिखा हुआ है कि यार इसको भी आपने रिमूव करना है, और जो फ्यूल बच जाते सैटेलाइट के अंदर क्योंकि वो आपके अर्थ के अगेंस्ट रिवॉल्व हो रही थी ऑर्बिट के अंदर, तो उसको फ्यूल तो चाहिए था। अगर वो इनएक्टिव होगी, अगर फ्यूल बच गया है, तो लेफ्ट ओवर अनयूज्ड और फ्यूल हमारा फिट हो गया, और कोड वहां पे एज इट इज लिखा हुआ है। अभी आपकी पैराफ्रेजिंग मैच हो रही है, क्योंकि दैट माइट लीड टू कॉज क्या, एक्सप्लोजन्स। अब अगर आप अगेन वापस जाए और इसके कीवर्ड मैच करें, तो सारे कीवर्ड्स मैच हो रहे हैं। जब आपके कीवर्ड्स मैच हो जाते हैं, फिर आपने बस देखना होगा कि यार ऐसे कौन से वर्ड्स मैं ऐड करूं कि सेंटेंस की सेंस सेम हो जाए।
अब ये सेम टेक्निक है, चाहे आप समरी कर रहे हैं, चाहे आप नोट्स कंप्लीशन कर रहे हैं, चाहे आप सेंटेंस कंप्लीशन कर रहे हैं, टेक्निक एक ही है, या कोई भी ब्लैंक आप कर रहे हैं। तो अगर आपके आंसर्स गलत हैं या आपको आंसर नहीं मिलता, उसका तरीकाकार ये है कि उस आंसर को की में से देख के पहले तो सेंटेंस में फिट करें, फिर आके देखें वो वर्ड लिखा कहाँ पे हुआ है जो आंसर बना है मेरा। जैसे फ्यूल है, सस्टेनेबिलिटी है, ये आपके आंसर्स हैं। फिर आपने क्या करना है, आपने इसके इर्द गिर्द के वर्ड्स को एक्सप्लोर करना शुरू करें, अरे कौन से वर्ड्स एज इट इज लिखे हुए हैं, जैसे प्रेशराइज मटेरियल है, और कौन से लिखे हुए हैं। अब कौन से वर्ड्स जो आपके स्टेटमेंट में लिखे हैं क्वेश्चन के और यहाँ पे नहीं लिखे हुए, फिर आप देखिए यार कौन से वर्ड्स आपस में वोकैब मैच हो रही है। कुछ सिनोनिम्स होते हैं, जैसे काइंड ऑफ वेंटिंग जो है सिनोनिम के तौर पे यूज हो रहा है, और कुछ पैराफ्रेज्ड हो रहे हैं, जैसे गाइडलाइंस जो है ये एडवाइस के तौर पे यूज हो रहा है, हाउ पे यूज हो रहा है। फिर आपको पैराफ्रेजिंग की एक सेंस क्रिएट होना शुरू होती है। नेक्स्ट टाइम अगर आप कोई समरी, सेंटेंस कंप्लीशन या नोट कंप्लीशन करते हैं, आप ज्यादा प्रिपेयर्ड होते हैं, आपको पता होता है कि वर्ड्स कैसे यूज किए हैं। गुड। और जी आखिरी आंसर था हमारा बैंकरप्ट। हम सिर्फ यहां से उसकी वोकैब मैच करते हैं। इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। बैंकरप्ट का जो वर्ड है वो ये लिखा होगा। अब यहाँ पे ट्रिक ये थी कि यहाँ पे दो उसने वर्ड्स दे दिए, फेल भी और बैंकरप्ट भी। हमने देखना था कि हमने कौन सा पुट करना है, मगर ये कीवर्ड्स आपको बताएंगे। और जो आपके समरी के वर्ड ना वो यहां से मैच हो रहे हैं, इस एरिया से। यहाँ पे ऑपरेटर्स ने क्या है कि जी हम स्टूवर्डशिप लेंगे। तो operators of the planned large constellations of satellites say they will be responsible stewards in their enterprise in space। तो ये वाले वर्ड हमारे इजीली मैच हो रहे हैं। ठीक है, ऑल द वर्ड समरी वाला मैं खुद ऐड किया क्योंकि वो कंपेयर कर रहे हैं। ऑपरेटर्स ऑफ लार्ज सैटेलाइट कॉन्स्टलेशंस एक्सेप्ट दे हैव ऑब्लिगेशंस एज स्टूवर्ड्स ऑफ स्पेस। ठीक है, तो ऑब्लिगेशन को उन्होंने स्ट्रेट अवे उसके सिनोनिम के साथ यूज कर दिया। इसका लगे एक लाइन तो आपकी यहां मैच होगी। अब जो क्रैग है उसने इसके ऊपर एतराज किया, बट और क्वेश्चन स्टेटमेंट में आपका जो ऑल्दो का वर्ड है वो कंपेयरिंग पे लगा हुआ है। अब ऑल्दो और बट आपका मैच हो रहा है कि ओके, कंट्रास्ट में जा रही है बात। क्रैग वरीज दैट प्रॉब्लम्स कुड इंक्रीज डिस्पाइट देयर बेस्ट इंटेंशन। समरी में लिखा हुआ है जी, हॉलगर क्रैग पॉइंट्स आउट। जब पॉइंट्स आउट का मतलब है तो इसका है कि उसने किसी चीज की तरफ निशानदेही की है। ये जो स्टेटमेंट है उसकी, ये तो जनरल है, वो कह रहे हैं यार प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। मगर प्रॉब्लम क्या होगी, अब ये लाइन डायरेक्टली रेफरेंस में नहीं है, मगर ये पैराफ्रेजिंग में कवर है कि वो किसी प्रॉब्लम की तरफ इशारा कर रहे हैं। प्रॉब्लम क्या है, आगे उन्होंने वर्ड्स डाल दिए हैं इन्वर्टेड कोट्स में। व्हाट हैपेंस टू दोज दैट फेल और गो बैंकरप्ट। और क्वेश्चन स्टेटमेंट में लिखा है जी, यहां से क्वेश्चन भी चलते हैं, फिर वहां पे जरा ज्यादा अच्छा मैच होगा। क्वेश्चन स्टेटमेंट में लिखा है जी, हॉलगर पॉइंट्स आउट दैट द ऑपरेटर्स दैट बिकम का मतलब होता है कुछ हो जाना। यहां पर अगर आप फेल का वर्ड डालेंगे ना वो ग्रामेटिकली फिट ही नहीं होगा। यहां पर बैंकरप्ट आप होते हैं, तो यहाँ पे अगर फेल और बैंकरप्ट में आप चूज करेंगे तो फिर ग्रामेटिकली यहाँ पे बैंकरप्ट फिट होगा। दैट बिकम बैंकरप्ट, अगर आप बैंकरप्ट हो जाते हैं तो फिर क्या होगा। अब ये जो अगली लाइन है ना, ये बैंकरप्ट के बाद वाली लाइन, आर अनलाइकली टू प्रायोरिटाइज रिमूविंग देयर सैटेलाइट फ्रॉम स्पेस। जबकि आप पैसेज में जाएंगे तो ये जो लाइन के नीचे लाइन ऑटोमेटिकली आ गई है, हम दोबारा लगा लेते हैं। दे आर प्रोबेबली नॉट गोइंग टू स्पेंड मनी टू रिमूव देयर सैटेलाइट्स फ्रॉम स्पेस। तो ये प्रायोरिटाइज को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये यहां से उसने समरी उठाई है, कह लें कि एक्सप्लोजन तक लेके गया है। अब उसने क्योंकि एक ही पैराग्राफ से समरी उठाई है और उसने कुछ लाइंस के बीच में गैप देना था, इसलिए एग्जामिनर ने आपको क्वेश्चन के अंदर एक गैप दे दिया और उसने यहां से समरी दोबारा उठाई है। अब सीखने की बात यह है कि अगर आपके बड़े बड़े पैराग्राफ्स आ रहे हैं, जैसे सी काफी लंबा पैराग्राफ है और समरी अगर एक ही पैराग्राफ में उसने दे दी है, तो समटाइम्स इफ यू हैव अ गैप, तो ये एक अंडरस्टूड बात है कि उसने बीच में से कुछ लाइन छोड़ी है, पैराग्राफ के अंदर जंप ले रहे हैं। या कभी कभी वो एक पैराग्राफ और फिर
साथ एक दूसरा पैराग्राफ स्टार्ट करते हैं। आपको क्वेश्चन देख के ये चीजें पहले से पता लग जाती, फिर कीवर्ड मैच करने में आसानी होती है, बात कहाँ से शुरू हो रही है, कौन सी बातें हैं। फिर आप जब उसको मैच करते हो ओके होता है। क्योंकि जो हॉगलर का नाम है, ये एक्सप्लोजन वाली लाइन के बाद स्टार्ट हो जाता है। हॉगलर ने दो बातें की हैं, पहले कुछ और का है और फिर ऑपरेटर्स के लिए कुछ और का है। तो अगर आप सिर्फ हॉगलर के नाम को लेके चलेंगे तो देर इज हाई प्रोबेबिलिटी कि आप कंफ्यूज होंगे, क्योंकि मिस्टर हॉगलर का नाम यहाँ पर भी यूज हो रहा है, मगर इस एरिया से तो उसने हमें दिया ही नहीं इंफॉर्मेशन। मेकिंग सेंस? सो दिस इज वेयर द कंफ्यूजन स्टार्ट्स। तो आज आके बात माय डियर फ्रेंड्स कीवर्ड मार्किंग पे और वोकैब मैचिंग पे खत्म होती है। अगर हम कहते हैं यार मैं नाम मैच कर लूंगा, तो फिर आप इस पोर्शन में और इस पोर्शन में कंफ्यूज हो जाते हैं। फिर आपका बैंक वाला क्वेश्चन जो है ना, उसने टाइम ले जाना था कि यार निकलेगा कैसे, यहाँ पे क्या आना। सो दैट्स वाई कीवर्ड मार्किंग एंड देन वोकैब मैचिंग, ये सबसे बेसिक और यूनिवर्सल मेथड है क्वेश्चंस को क्रैक करने का। इरिस्पेक्टिव, मैं तो कहता हूँ ये एक ही टेक्निक है, कोई भी क्वेश्चन आपका आ जाए 40 में से सारे क्रैक हो जाते हैं। बट है कि हर क्वेश्चन के साथ कुछ ना कुछ एक एडिशनल चीज होती है, जैसे उसकी प्रेजेंटेशन है, उसके अंदर क्वेश्चंस कैसे दिए हुए हैं, एंड सो ऑन। और जी मैं समरी को सम अप करने लगा हूँ। समरी में हमने सीखा ये है कि एक तो इसमें एक ही पैराग्राफ या कंसेक्टिव पैराग्राफ में डिटेल्स होती हैं। लंबे पैराग्राफ से तो सारे आंसर्स एक ही में से मिल जाते हैं, अगर छोटे पैराग्राफ से तो देन मल्टीपल पैराग्राफ्स। और अगर एक ही पैराग्राफ में है और प्रेजेंटेशन ऐसे नजर आ रही है जिसमें इसने गैप दे दिया आपको पैराग्राफ्स के अंदर, क्वेश्चन के अंदर जो नजर आ रहा है हमें, पहले तीन एक पैराग्राफ बना हुआ है और 35 का एक पैराग्राफ बना हुआ है, सो देन देर इज अ प्रोबेबिलिटी कि उसने बीच में से कुछ लाइन स्किप की हैं, कुछ वो आपको एक तरह इंडिकेट कर रहे हैं, इशारा दे रहे हैं। और टेक्निक हमने जो डिस्कस की थी वो ये था कि सवाल पहले पढ़ने और एक एक वर्ड नहीं मार्क करना, फ्रेज से मार्क करने हैं हर स्टेटमेंट को। वो फिर वोकैब मैच करना आसान होता है, क्योंकि फ्रेज टू फ्रेज चलते हैं, वो वर्ड टू वर्ड नहीं चलते। इसलिए वर्ड टू वर्ड कीवर्ड मार्किंग इज नॉट द अप्रोप्रिएट वे ऑफ कीवर्ड मार्क। वो कुछ क्वेश्चंस में काम कर जाती है, सब में नहीं करती। आप कोई ऐसा मेथड रखें जो सब में काम करे। जी माय डियर फ्रेंड्स, आर वी गुड ऑन द समरी? ठीक हो गया, थैंक यू।